हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। तो भाई जितने भी बच्चे इस बार 2027 में देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ हिंदी के टॉप 50 प्रश्न, है ना। हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के यहाँ पर 20 में 20 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, है ना। भाई 20 नंबर की पूरी 20 नंबर वाली क्लास है। एक बार देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सीधा 20 में 20 नंबर करके आओगे। जब पेपर देने जाओगे तो 20 में 20 नंबर करके आओगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना और याद कर लेना। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और वही प्रश्न बताऊंगा जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो आप लोगों के एग्जाम में आने लायक हैं। सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न, देखो क्या कहता है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। कफन कहानी के भाई लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, जो है कफन कहानी के लेखक हो जाएंगे। इसका मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। कफन कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो भाई, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना जैसे कामायनी हो गया। कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप लोगों को इसको याद रख लेना है कि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक भाई जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें, जैसे हमारे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी सारी किनकी रचनाएं, सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की रचना जैसे हमारी यामा हो गई। यामा के भाई लेखक कौन है, यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ममता जो है भाई, ममता कहानी के लेखक कौन है। ममता कहानी के लेखक भाई कौन हो जाएंगे, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो भाई ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो चैप्टर है मित्रता, भाई मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है, मित्रता चैप्टर के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं मित्रता चैप्टर के लेखक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। सारे के सारे चैप्टरों के लेखकों के नाम याद कर लेना, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, हर साल एक प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लहरों के राजहंस का रचयिता कौन है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर तैयार कर लेना कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। इसका मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोहन राकेश जो हैं ये लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे। इसका प्रश्न नंबर 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है। कामायनी भाई कैसा काव्य है, कामायनी जो दिया है, कामायनी के लेखक कौन है, कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और कामायनी हमारा कैसा काव्य है, कामायनी जो है मेरा एक महाकाव्य हो जाएगा, है ना। तो कामायनी मेरा एक महाकाव्य हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है, ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कामायनी जो है मेरा एक महाकाव्य है। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि कामायनी के भाई लेखक कौन है। कामायनी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 6 कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे। भाई रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे, तुलसीदास मेरा राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास जो है भाई रामचरितमानस के रचयिता हो जाएंगे, है ना। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। इसके बाद आगे देखो गीतावली, गीतावली विनय पत्रिका, गीतावली विनय पत्रिका इनके भी लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। और इसके बाद आगे देखो और भी हमारे पास सामने जैसे कि सूरदास हो गया, रहीम कबीरदास। बीजक के लेखक भाई कौन है, बीजक के लेखक कौन है, बीजक के लेखक हो जाएंगे, बीजक के लेखक हो जाएंगे कबीरदास, है ना। इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास भाई किस भक्ति धारा के कवि हैं, इसका मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, है ना। तो सूरदास जो है सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो कि रस के कितने भेद होते हैं। भाई रस के कितने भेद होते हैं, रस के भाई मेरे टोटल 9 भेद होते हैं। रस के देखो 9 भेद होते हैं। कौन कौन से रस के भेद होते हैं, जैसे मेरा करुण रस हो गया, एक हमारा करुण रस हो गया, एक मेरा हास रस हो गया, हास रस हो गया, एक मेरा भयानक रस हो गया, भयानक रस, एक हमारा विभत्स रस हो गया। इस तरीके से मिलाकर टोटल हमारे पास 9 रस होते हैं, है ना। 9 रस होते हैं और 9 रसों में से आप लोगों के एग्जाम में हर साल एक ना एक उसका स्थायी भाव भी पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से पूछ लेता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। भाई बता दीजिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद आगे देखो कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का भाई स्थायी भाव हास होता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं,
ना, एक स्थायी वो जरूर पूछता है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि करुण रस का स्थायी क्या होता है। भाई करुण रस का स्थायी हमारा शोक होता है ना। करुण रस का स्थायी शोक होता है। अब नेक्स्ट देखो कि रति दिया है, उत्साह दिया है, क्रोध दिया है ना। तो उत्साह किसका भाई, ये उत्साह जो है किसका स्थायी भाव है, तो विभत्स रस है ना। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस, ये वीर रस का है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो ऐसे याद कर रखना है। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 10 कि अब देखो फिर आ गया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। भाई वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और भयानक रस है ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके बाद आगे देखो कि हास्य रस है ना। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और ये करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। यहाँ से भाई क्वेश्चन तो जरूर आता है, हर साल एक प्रश्न यहाँ से आता है, इसको तैयार कर लो है ना। एक स्थायी भाव जरूर पूछा जाएगा, लिख कर रख लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखो भाई कि उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है। जो मेरा उपमा अलंकार है, जैसे हमारा उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में भाई किस शब्द का प्रयोग होता है। देखो अगर किसी भी वाक्य में अगर जैसे शब्द आ जाए, किसी भी वाक्य में अगर जैसे शब्द आ जाए, तो भाई आंख मीच कर लगा देना कि ये उपमा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है ना। आंख मीच कर, जैसे मैं आप लोगों को एक वाक्य दे रहा हूँ, जैसे कि तैसा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, बता दी कि जैसे का तैसा शब्द में भाई कैसा अलंकार है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा जैसा लिखा है, तुरंत भाई लगा देना उपमा अलंकार, तुरंत भाई क्लिक कर देना उपमा अलंकार है। तो ऐसे से वाक्य आप लोगों के एग्जाम में आते हैं ना, कि उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है। तो भाई जैसे वाले शब्द जो होते हैं ये सब उपमा अलंकार वाले वाक्यों में आते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास अलंकार में भाई किसकी आवृत्ति होती है। देखो अनुप्रास अलंकार में जैसे कि हमारा व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं ये सारे के सारे अनुप्रास अलंकार में आते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो कहता है कि जो हमारा दोहा है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में भाई कुल टोटल मात्राएं पूछी गई हैं। दोहा छंद में कुल हमारी 48 मात्राएं होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है 48 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न नंबर भाई हम 13 की प्रश्न नंबर 14 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को कि कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है। तो कबीर की रचनाएं जो होती हैं, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। बीजक मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कबीर की रचनाओं का संग्रह हमारा बीजक कहलाता है। और साकेत के भाई लेखक कौन है, साकेत के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त है ना। साकेत के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को। आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है। रश्मिरथी के रचयिता कौन है। तो रश्मिरथी के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है ना। तो रश्मिरथी के रचयिता हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखो यहाँ पे लिखा है मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत के बारे लेखक कौन है, साकेत के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। एक और रचना है जैसे आप लोगों को पूछी जाती है पंचवटी। पंचवटी के भाई लेखक कौन है, पंचवटी के लेखक हो जाएंगे पंचवटी के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद जयद्रथ वध के भाई लेखक कौन है, जयद्रथ वध के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो ऐसी से रचनाएं पूछी जाती हैं आप लोगों के एग्जाम में। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16 कि साकेत के रचयिता कौन हो जाएंगे। भाई साकेत के रचयिता कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है ना। तो साकेत के रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है जो पद है हमारा, आप लोगों ने पद देखे होंगे, जैसे कि आप लोगों का पद आगे चरण कमल बंदो हरिराई है ना। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगुर अंधे को सब कुछ दर्शाई, ऐसा पद होता है। एक और पद होता है जैसे ऊधो मोहि ब्रज विसरतनाई है ना। तो इस तरीके के जो पद जो होते हैं ये सब भाई कहा क्या कहलाते हैं। जैसे हम अगर आप लोगों से पूछ दें कि जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है ना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये क्या, ये मेरा गद्य है ना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सत्यवृत्ति का ही नाश नहीं करता है। तो ये क्या, ये मेरा गद है। अगर यहाँ पर आ जाए कि ये क्या कहलाता है, गद है। लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि आप लोगों को जो पद क्या कहलाता है, पद हमारा काव्य कहलाता है ना। काव्य में कौन आते हैं, काव्य में हमारे कवि लोग आते हैं। कवि में क्या आता है, जैसे आप लोगों का सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, ये सब भाई हमारे क्या है, ये सब हमारे पद हो जाएंगे। चलिए अच्छा आगे देख लो, फिर मैं और आगे बात करता हूँ ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि पद क्या होता है,
पद हमारा काव्य में आता है। प्रश्न नंबर 18 देखो, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि नाटक, यहाँ पर लिखा है नाटक में मुख्य रूप से क्या होता है। नाटक में मुख्य रूप से हमारा संवाद होता है, इसका ये ऑप्शन याद रखेंगे, संवाद होता है। हिंदी दिवस भाई कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी दिवस आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। हिंदी दिवस आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि आधुनिक हिंदी के जनक कौन माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आधुनिक हिंदी के जनक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है मेरे राइट आंसर हो जाएंगे कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके बाद आगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आंसू के रचयिता कौन है। आंसू के रचयिता कौन है? आंसू के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंसू के रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। फिर यामा किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? यामा भाई किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी, है ना। तो ऐसे से प्रश्न आते हैं कि यामा जो है वह किसकी कृति है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की कृति हो जाएगी। और आंसू के लेखक कौन हो जाएंगे? आंसू के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी की और भी रचनाएं जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, अजात शत्रु। भाई अजात शत्रु के लेखक कौन है? अजात शत्रु के लेखक भी हो जाएंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु के लेखक भी जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और यामा के लेखक कौन है? यामा के लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। और भी महादेवी वर्मा की रचनाएं होती है जैसे कि यशोधरा हो गया, और भी रचनाएं होती हैं ना। तो ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हो जाएंगी। आगे देखो कि झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? चमक उठी ज्वाला सी, है ना, ऐसी से चमक उठी ज्वाला सी, यह समाधि, ऐसे से जो प्रश्न आते हैं सब सुभद्रा कुमारी चौहान वाले हैं, है ना। तो सुबह झांसी की रानी जो आप लोगों का जो चैप्टर है यहाँ से गद्यांश आप लोगों के पद्यांश इस चैप्टर में आता है। जो झांसी की रानी चैप्टर जो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। जैसे उसमें आता है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वही भगन विजय माला सी, ऐसे से वाक्य आते हैं। चमक उठी ज्वाला सी, है ना। तो इस तरीके के वाक्य जो आते हैं ये आप लोग जब हिंदी को पढ़ोगे तो हिंदी में आप लोगों का जो चैप्टर है झांसी की रानी, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सब मिलेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक हो जाएंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि जो हमारे निराला हैं, निराला का भी पूरा नाम क्या होता है ना। निराला को हम क्या कहते हैं? निराला का पूरा नाम पूछा, निराला का पूरा नाम होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर, अगर आज देखो प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि पल्लव जो है, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव भाई किसकी रचना है? इसका पल्लव किसकी रचना? तो पल्लव जो है हमारी भाई सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर लिखा है पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। पल्लव जो है भाई मेरी सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 26 कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? छायावाद के भाई प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो प्रेमचंद्र जो है भाई ये मेरे छायावाद के कवि नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं हो जाएंगे। आगे अगर बात करें तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब हमारे छायावाद में आते हैं। ये सब हमारे भाई छायावाद में आ जाएंगे, इतना याद रख लेना। और प्रश्न नंबर 27 को देखिए क्या कहते हैं कि गोदान के लेखक कौन है? गोदान के भाई लेखक कौन है? गोदान के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। गोदान के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कर्मभूमि, कर्मभूमि के भाई लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि अब कर्मभूमि और सेवा सदन, कर्मभूमि और सेवा सदन हो गया, कर्मभूमि और सेवा सदन, तो इनके लेखक हमारे प्रेमचंद्र हो जाएंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखो कहता है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह जो कहानी है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। चलो आगे देखो भाई प्रेमचंद्र के बाद हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में कि जो हमारी कफन है, कफन कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? कफन कहानी के भाई प्रमुख पात्र कौन है? मतलब कफन कहानी में किसके बारे में बताया गया है? तो घीसू और माधव के बारे में बताया गया। इसका ये ऑप्शन याद रखेंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा है भाई देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। इसके बाद आगे देखो वीर रस का अंग, भाई पूछा गया है कि वीर रस का रंग क्या माना जाता है? वीर रस का रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन पीला, बी ऑप्शन गौर, सी ऑप्शन स्वर्ण, डी ऑप्शन लाल। तो वीर रस का रंग जो होता है लाल होता है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 32।
प्रश्न नंबर 32 के बारे में बात करते हैं कि श्रृंगार रस का भाई स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति होता है, रति को याद रखेंगे। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। चलो आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करते हैं कि अतिशक्ति क्या है। अतिशक्ति क्या है ना। अतिशक्ति भाई हमारी एक अलंकार होता है, अतिशक्ति हमारा एक अलंकार है। अच्छा, अतिशक्ति किसको कहते हैं भाई हैं? अतिशक्ति किसे कहते हैं बता दीजिए भाई। अतिशक्ति उसको कहते हैं जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, है ना। बात को भाई बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाए तो वहाँ पर हमारा अतिशक्ति अलंकार होता है ना। छंद नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा और रस भी नहीं होगा। चलो आगे देखो, आगे तो लिखा है कि दोहा भाई किस प्रकार का छंद है। दोहा मेरा एक मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है दोहा। 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखो यहाँ पर लिखा है कि चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में भाई कुल हमारी 32 मात्राएं होती हैं, है ना। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 32। कुल मात्राएं पूछी गई हैं भाई, तो कुल मात्राएं। और चौपाई में अगर मात्राएं पूछी जाए तो आप लोगों का एक 16 ऑप्शन भी होता है, लेकिन 16 नहीं सही करना। अगर आप लोगों का 16 आ जाए, लेकिन वैसे चौपाई में कुल मात्राएं टोटल इसको देखना है भाई, है ना। यहाँ पर कुल लिखा है तभी हमारा 32 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 का ए ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के हमारे टोटल 5 भेद होते हैं, है ना। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना, द्रव्य और पदार्थवाचक संज्ञा, और भी 2 संज्ञाएं होती हैं। और प्रश्न नंबर 37 कहता है कि सर्वनाम किसके स्थान पर आता है। तो संज्ञा के स्थान में जो जो शब्द आते हैं, संज्ञा के स्थान में जितने भी शब्द आते हैं वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। इस ऐसे याद रखना कि सर्वनाम भाई किसके स्थान पर आते हैं। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि रमेश जाता है ना। हमने लिख दिया रमेश जाता है। अब हम क्या करेंगे? रमेश जाता है, रमेश की जगह पर हमने लिख दिया वह जाता है, वह जाता है। तो अपने रमेश क्या है? रमेश मेरा एक संज्ञा हो जाएगा, और संज्ञा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? वह। संज्ञा के स्थान पर हमने वह लिख दिया, तो ये देखो हमारा सर्वनाम आ गया, है ना। वह मेरा सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कहता है कि क्रिया का संबंध किससे होता है। ए ऑप्शन कार्य, बी ऑप्शन व्यक्ति, सी ऑप्शन वस्तु, डी ऑप्शन स्थान। तो क्रिया का संबंध जो होता है कार्य से होता है। प्रश्न नंबर 39 देखो, प्रश्न नंबर 39 कि विलोम भाई, विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द देखो, ए ऑप्शन समानार्थी, बी ऑप्शन अनेकार्थी, सी ऑप्शन पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं होते, विलोम शब्द अनेकार्थी भी नहीं होते, विलोम शब्द समानार्थी नहीं होते। तो विलोम शब्द इसका ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलोम शब्द हमारे विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, है ना। विपरीत अर्थ मतलब जैसे कि हमने कह दिया कि भाई आकाश का विलोम शब्द बता दीजिए। आकाश का विलोम शब्द हमारा पाताल हो जाएगा। देखो ये हमारा विपरीत अर्थ दे रहा है, उल्टा अर्थ दे रहा है। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो है ना, तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं सारे के सारे विलोम शब्द कहलाते हैं। चलो आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखो कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 40। और प्रश्न नंबर 41 देखो कि मुहावरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मुहावरे का भाई प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन दिया भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, बी ऑप्शन दिया भाषा कठिन बनाने के लिए, सी ऑप्शन दिया केवल कविता के लिए, डी ऑप्शन दिया केवल नाटक के लिए। तो यहाँ पर हम मुहावरे का प्रयोग भाई किस लिए करते हैं। देखो मुहावरे का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना। चलो भाई प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है कि लोकोक्ति किस पर आधारित होती है। लोकोक्ति जो है किस पर आधारित होती है। ए ऑप्शन दिए लोक अनुभव, बी ऑप्शन दिए कल्पना, सी ऑप्शन विज्ञान, डी ऑप्शन इतिहास। तो लोकोक्ति जो है लोक अनुभव पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 42 का ये ऑप्शन सही कर देंगे। और प्रश्न नंबर 42 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 42 देखो कि गद्य का प्रमुख रूप कौन सा है। गद्य का प्रमुख रूप कौन सा है। ए ऑप्शन दिए कहानी, बी ऑप्शन छंद, सी ऑप्शन दोहा, डी ऑप्शन सवैया। तो गद्य का एक प्रमुख रूप क्या होता है। कहानी होता है। और प्रश्न नंबर 44 कहता है कि पद्य का संबंध किससे। तो पद्य का संबंध हमारा कविता से हो जाएगा। 44 का ए ऑप्शन सही कर देंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 कहता है कि नाटक का प्रमुख तत्व क्या है। नाटक का प्रमुख तत्व क्या है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही कर देंगे संवाद। और इसके बाद भाई आगे देखो प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखो कहता है कि लेखक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। लेखक शब्द भाई कौन सी संज्ञा। तो लेखक हमारा एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सत्य शब्द जो है किस प्रकार की संज्ञा। सत्य हमारा बहुवाचक संज्ञा है। देखो लेखक, इसमें भाई हम आप लोगों को बता देते हैं कि लेखक जो है किस प्रकार का संज्ञा है। तो लेखक जो हमारा एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अब भाई यहाँ पर लेखक जो है मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों नहीं है।
लेखक हमारा भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों नहीं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उनको कहते हैं जिसमें किसी का नाम आ जाए, है ना। किसी का नाम, किसी, है ना, किसी देश का नाम आ गया तो हमारा सब हमारा यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन अगर लेखक पूछा कि लेखक हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सत्य भाई हमारा किस प्रकार संज्ञा? सत्य हमारा भाववाचक संज्ञा है। सत्य भाववाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि सत्य हो गया, बुराई हो गया, इस तरीके के वाक्य जो हमारे सब भाववाचक में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 48 कि राम जो है भाई किस प्रकार की संज्ञा? राम जो हमने कहा था किसी का अगर नाम आ जाए तो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसका ये ऑप्शन सही कर देंगे, राम मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखो कि वही विद्यालय जाता है, वही विद्यालय जाता है, यही किस प्रकार? इस वाक्य में वही क्या है? अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि, है ना, तो यहाँ पर वही क्या है? वही मेरा एक सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है वो मेरा सर्वनाम कहलाता है। पढ़ना शब्द क्या है? पढ़ना हमारा एक क्रिया, पढ़ना, चलना, दौड़ना, ये सब मेरी क्रियाएं होती हैं। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 50 आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 50 में से 50 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया होगा। तो भाई यहाँ पर आप लोगों के 50 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों के पक्के हो गए, 20 नंबर भाई आप लोगों के पक्के हो गए।